Yes. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज कुछ बात करते हैं सेट थ्योरी, मेजर थ्योरी और कैटेगरी थ्योरी पर। एक्चुअल में ये तीनों थ्योरीज जो बेस्ड हैं वो हमारे बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं सेट, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैसे मैथमेटिक्स का फाउंडेशन रखा गया, जो मैथमेटिशियंस थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कैसे एक फाउंडेशन रखा कि सेट क्या होता है और उस पर बेस्ड। और हम देखते हैं कि आज की जो मैथमेटिक्स है पूरी तरह से सेट पर ही बेस्ड होती है, क्योंकि जब हम सेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो फिर उस पर क्या होता है कि एक सेट से दूसरे सेट पर हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं। उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और सेट की प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हुए हम और जनरल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में, मेजर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन वन वन है कि वन टू है। तो इन्हीं सब पे आप थोड़ा सा बात करते हैं कैसे ये सब कैसे अलग अलग डोमेन्स में काम करती हैं, फिर कैसे एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। ये जो वर्ड है ये बहुत ही प्रिमिटिव वर्ड है। प्रिमिटिव का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका कोई फिक्स्ड डिफिनेशन ना हो। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं प्रिमिटिव कह रहा हूँ उसका डिफिनेशन नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट की कोई डिफिनेशन नहीं है। तो एकदम आप सही सोच रहे हैं। आप दुनिया की किसी भी बुक में नहीं बता सकते हैं कि सेट की डिफिनेशन होती है, क्योंकि सेट का डिफिनेशन होता ही नहीं है। डिफिनेशन हम उस चीज का रखते हैं जिसके लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करें जिसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत ना हो। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर्स क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कॉन्सेप्ट, काउंटिंग। काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि हम नंबर्स का यूज किसमें करते हैं? कैलकुलेशंस में क्या होती है? काउंटिंग्स होती हैं। लेकिन अगर सेट की बात की जाए तो सेट का जो बहुत ही प्रिमिटिव आइडिया है, मतलब इसकी हिस्ट्री जो है, सेट की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कंट्रोवर्सी और बहुत ही फैक्ट्स पर बेस्ड है। बहुत टाइप की सेट थ्योरीज बनाई गई हैं, लेकिन जिनमें से सबसे जो प्रचलित है या सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो जिरमेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी है, जो हम आज पढ़ते हैं। चाहे वो आप 11th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, या बीएससी में पढ़िए, या एमएससी में पढ़िए, किसी भी कोर्स में आप पढ़ते हैं, तो जो एक सबसे कॉमन सेट थ्योरी है हम लोगों का वो ZF यानी कि जर्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी। ये मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने सेट के बहुत सारे एक्जियम्स बनाए और उन्हीं एक्जियम्स का यूज करके इन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स बनाए जो सेट से रिलेटेड थे। फिर और अदर मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने उन सेट्स पर फंक्शंस डिफाइन किया। फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके आधार पे और स्ट्रक्चर्स बनते चले गए। जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ग्रुप स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर, वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही एनालिसिस का यूज करके, अलजेब्रा एनालिसिस का यूज करके हम पढ़ते हैं जनरल स्ट्रक्चर्स जैसे टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ली ग्रुप्स पढ़ते हैं, या मैनिफोल्ड थ्योरी पढ़ते हैं। तो कोई भी आप एक स्ट्रक्चर उठाते हैं उसमें सबसे जो कॉमन पोर्शन आता है वो क्या होता है? एक सेट होता है। सेट हम लेते हैं, फिर उसी पर हम कुछ प्रॉपर्टीज डालते हैं, कुछ डिफाइन करते हैं फंक्शंस को या अदर प्रॉपर्टीज को, फिर वो सेट किसी दूसरे तरह से दिखने लगता है। जैसे अगर हम बात करें अलजेब्रा के थ्रू, क्योंकि जो बातें हम करते हैं मैथमेटिक्स में ये दो तरीके से होती हैं। एक्चुअली तीन तरीके से होती है, लेकिन मेनली दो। या तो अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, या तो एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस। अब एनालिसिस में रियल एनालिसिस भी आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आता है। या तो हम इनका यूज करके एनालिसिस करते हैं, या फिर हम अलजेब्रा का यूज करके अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। अलजेब्रा का यूज करते हैं तो हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रुप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फील्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फील्ड एक्चुअल में रिंग ही है, मैं और जनरल लिख देता हूँ, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनता है और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और आपने कैलकुलस भी पढ़ा हुआ है। अभी कैलकुलस क्या है इसको मैं बताता हूँ क्या है। एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई सेट है, उस सेट के अंदर अगर हम कोई प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो सेट हम लेते हैं ए और बी, और उस दोनों सेट्स के बीच में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम a टू b। अब ये फंक्शन क्या करता है? इन दोनों सेट्स a और b को रिलेट करता है, एक रिलेशन देता है। क्योंकि फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में? सबसे पहले डिफिनेशन किसकी आती है? रिलेशन की आती है।
रिलेशन से क्या बनता है, करस्पॉन्डेंस बनता है, करस्पॉन्डेंस से क्या बनता है, फंक्शन बनते हैं। ठीक है, तो जो 1 1 ऑन 2 ये सब कॉन्सेप्ट हैं वो पहले स्टार्ट कहाँ से होते हैं, रिलेशन से, उसके बाद फिर करस्पॉन्डेंस, फिर फंक्शन। तो अगर एक सेट में ए लेता हूँ, उस पर एक प्रॉपर्टी फंक्शन की डालता हूँ कि फंक्शन ए से बी पर कैसा है, सर्जेक्टिव, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब इस सेट से इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है जब तक आपने सिर्फ डिफाइन किया है कि एफ क्या है, सर्जेक्टिव है। दैट मीन्स कि ए के अंदर और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इस फंक्शन से जुड़े हुए हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम ए का चूज करते हैं, मान लीजिए एक्स है ए का पॉइंट, तो जो एफ होगा वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाएगा। अब यहाँ किस पॉइंट पर जाएगा अभी इसकी बात नहीं करेंगे, किसी न किसी एक पॉइंट पर जाएगा एफ के थ्रू, उसको बोल देते हैं एफ एक्स। अब देखिए दो सेट्स हमने उठाया, एक फंक्शन लिया तो एक रिलेशन डिफाइन किया या फिर एक फंक्शन डिफाइन किया। अब ये जो फंक्शन है इस पर एनालिसिस करना और इस पर अलजेब्रा करना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है एनालिसिस करना, एक कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा करना। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा जो बहुत ही बेसिक आपने पढ़ा है, सबसे फंडामेंटल्स की बात करते हैं, अर्थमेटिक। दैट मींस कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना। यहाँ मल्टीप्लाई एक्चुअल में क्या हो जाता है, उसको कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। या अलग अलग भी होता है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मेनली यही होता है। डिवाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि डिवाइड एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन ही होता है, एक तरह से इनवर्स होता है। तो अलजेब्रा में ये आ गया। अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन एफ है, दूसरा क्या है, जी है, और इसको हम किसी पॉइंट पर ऑपरेट करें तो क्या दे, अलग अलग दे दे, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये क्या है, ये अलजेब्रा है, ये एनालिसिस नहीं। लेकिन एनालिसिस क्या है, इस फंक्शन की एनालिसिस कैसे करोगे आप, ये चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट या फिर डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट किस में आते हैं, एनालिसिस में आते हैं। तो एक्चुअल में है एक ही सेट, लेकिन उसी सेट पर हम दोनों चीजें कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं और अलजेब्रा भी कर सकते हैं। अब अलजेब्रा जब करते हैं तो वहां पर ये फंक्शन का फॉर्म कुछ दूसरी तरह से हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। वहां पर क्या कर देते हैं, एक सेट लेते हैं, उसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ और उस पर क्या एक फंक्शन डाल दूंगा, वो फंक्शन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, जी क्रॉस जी टू जी स्टार। स्टार एक्चुअल में क्या फंक्शन है, जी क्रॉस जी से जी का। इसको हम क्या बोलते हैं, जब ग्रुप पढ़ते हैं तो इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। मॉड्यूल पढ़ते हैं तो मॉड्यूल में भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। और ऐसे ही अगर एनालिसिस में देखना है तो एनालिसिस में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन फ्रॉम स्पेस एक्स टू स्पेस वाई, स्पेस या सेट कह लो। ये फंक्शन अगर मैं कह दूं एफ इज सी इनफिनिट, सी इनफिनिट का मतलब डिफरेंशियबल है, ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। स्मूथ या डिफरेंशियबल या सी इनफिनिट कुछ भी कहो। अब जब हम फंक्शन को सी इनफिनिट बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है। क्यों, क्योंकि स्मूथ होने का मतलब है ये फंक्शन हर पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशियबल है, हर एक पॉइंट पर। वो पॉइंट होगा कहाँ, इस एक्स का। जैसे कि एक फंक्शन मैं डिफाइन करूं एफ एक्स इक्वल एक्स, और एक्स कहाँ है, रियल लाइन आर में। ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, हर पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर सकते हो। चाहे अब इतना कहना कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, ये एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन उसको चेक करना, उसको कैलकुलेशन करना, ये किस में आ जाता है, एक उसकी एक ब्रांच बन जाती है, कैलकुलस। कैलकुलस एक्चुअल में कुछ और नहीं है, रियल एनालिसिस ही है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, बस थोड़ा कंप्यूटेशन बेस्ड है। उसमें क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए उसका नाम कैलकुलस पड़ गया, लेकिन एक्चुअल में है वो एनालिसिस का ही पार्ट। तो ये कुछ बातें हुई जो हम एनालिसिस में करते हैं बिगिनिंग लेवल पे। अभी मैं और इसको एडवांस में ले जाता हूँ, ये बिगिनर लेवल है जो 11 12 में हम देखते हैं कि कोई फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। चाहे लिमिट का एक फार्मूला होता है, उससे चेक कर लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों सेम आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए वहां पर लिमिट हम चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट एक अलग फार्मूला होता है कि अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे डिफरेंशियबल है। अब फंक्शन की और भी प्रॉपर्टी होती है,
ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमको ये बताती हैं कि एक पॉइंट मूव कैसे कर रहा है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये बताती है कि पॉइंट मूव कैसे कर रहा है। उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये x है और ये y है और ये कोई फंक्शन है, तो ये जो ग्राफ फंक्शन का, जब हम इस ग्राफ का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं तो हम ये बताते हैं कि हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा दिख रहा है, कैसा इसका मूवमेंट हो रहा है। लेकिन कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फंक्शन 1 1 है और फंक्शन ऑन टू है, या दोनों को मिक्स कर दो, 1 1 एंड ऑन टू। जनरली यही 3 टाइप के आपको मिलेंगे। एक तो सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू ही हो गया, और 1 1 फंक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर x का कोई एक पॉइंट लें तो वहां पर y का केवल एक ही पॉइंट मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये, जैसे ये जो ग्राफ खींचा गया है ये 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये x का मतलब जो डोमेन है आपका, और ये कोडोमेन है। डोमेन का एक पॉइंट लें तो हमेशा कोडोमेन का केवल एक ही पॉइंट मिलना चाहिए जो उसका इमेज हो। अगर ऐसा है तो उसको 1 1 कहेंगे। और ऑन टू का मतलब x के सारे पॉइंट्स पर इमेजेस मिलनी चाहिए, तो उसको हम ऑन टू बोल देंगे। और अगर दोनों प्रॉपर्टी एक साथ है तो उसको बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू। इसी का दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव। 1 1 को हम कभी कभी इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू है बाइजेक्टिव। ऑन टू केवल ओनली ऑन टू है तो उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ये हो गई। ये तो हो गया एनालिटिकल व्यू कि मतलब कैसे हम एक फंक्शन लेते हैं किन्हीं दो सेट्स के बीच में। यहाँ पर x और y एक्चुअल में ये एक्स वाई एक्सिस नहीं, ये दोनों सेट्स हैं, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है ऐसा। तो दो सेट हम लें, उनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करें, फिर उसकी हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और उस फंक्शन का टाइप चेक करें कि वो पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, 1 1 है कि ऑन टू है। ये सारी स्टडी हम किसमें करते हैं? एनालिसिस। अगर डोमेन को डोमेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सेट हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। और अगर केवल रियल पर ही बात कर दें तो वो क्या हो जाता है? रियल एनालिसिस का पार्ट। अब मैंने सेट के बारे में बताया, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर अलजेब्रा के बारे में बताया कि अलजेब्रा कैसे होता है। एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जो एक ग्रुप बना लेता है, फिर बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसमें हर एलिमेंट का एक ऑर्डर होता है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब और बात करते हैं कि जैसे हम सेट पढ़े, फिर उसका हम क्या पढ़ते हैं? कार्डिनलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। कार्डिनलिटी ये बताता है कि सेट के अंदर टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। जैसे एक सेट अगर हम x ले रहे हैं, a b c d e, अब चूंकि ये फाइनाइट है तो हम कहते हैं इसकी कार्डिनलिटी एक नोटेशन दे देते हैं। मान लो n दे दिया मैं, तो n ऑफ x बराबर यहाँ कितना आया? 1 2 3 4 5, यानी 5। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 5, यानी कि 5 एलिमेंट्स का सेट है। लेकिन एक्चुअल में कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट केवल काउंटिंग से नहीं होता कि सिर्फ काउंट कर लो, क्योंकि जब स्पेसेस बहुत बड़े हो जाते हैं जहां पर कि इंफिनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पर कार्डिनलिटी को हम फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? स्केल। आपको मास मेजर करना है, वेट मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, तो आप सबके लिए स्केल बनाएं। लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया। फोर्स मेजर करना है तो उसके लिए न्यूटन हो गया। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में स्केलिंग क्या होती है? सेट के लिए जो हम स्केलिंग यूज करते हैं वो है कार्डिनलिटी। सेट कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है, कितना हैवी है, ये सभी जो वर्ड्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, कार्डिनलिटी के कॉन्सेप्ट से। एक सेट है तो उस सेट के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या देता है? कार्डिनलिटी देती है। सपोज आपके पास एक स्पेस x है और x के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? इन्फिनिट। अब ये इन्फिनिटी भी कई टाइप की होती है, उस पर मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। उसके लिए अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिटीज कितने टाइप की होती है। जनरल जो हमारा व्यू होता है इन्फिनिटी का कि बहुत लार्ज है, तो इस इन्फिनिटी के केस में फिर हम कार्डिनलिटी कैसे बता सकेंगे? तो उस पर कॉन्सेप्ट आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स का।
कि कोई सेट काउंटेबल कब होता है और अनकाउंटेबल कब होता है। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अगर आप समझ जाएं तो ही आप बहुत कुछ जान जाएंगे कि कार्डिनलिटी है क्या। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसा कि इसकी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। काउंटेबल दैट मीन्स कि अगर कोई सेट एक्स है उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं हम इसको काउंट कर सकते हैं। काउंट करोगे कैसे? जैसे कि फिजिक्स में कोई भी चीज मेजर करते हो तो आप एक स्केल यूज करते हैं कि अगर ये कोई वेट है तो ये कितना है, कितना केजी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? स्केल यूज करते हैं। चाहे आप उसके लिए वेटिंग जो मतलब टूल होते हैं उसका यूज करिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करिए, बट एक स्केल जरूर होता है जो ये बताता है कि वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितना है। ऐसे ही कोई सेट यक्स है उसमें कितने पॉइंट हैं, क्वांटिटी चेक कर रहे हो आप ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके लिए आपको कोई स्केल चाहिए ना। वो स्केल होता है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कार्डिनलिटी एक्चुअल में कार्डिनलिटी से ही आता है। काउंटेबल है दैट मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट, एक होता है फाइनाइट का और एक होता है इनफाइनाइट का। फाइनाइट का मतलब कि आप फिक्स्ड नंबर है, जैसे कि एक स्पेस एक्स है या सेट कह लो एन एक्स बराबर अगर 10 लिखा है दैट मीन्स कि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, 10 पॉइंट्स है। ऐसे ही कोई दूसरा y ले लो, इसके अंदर 15, तो ये सब फाइनाइट नंबर्स हैं। तो जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो हम कहते हैं कि फाइनाइट है। तो एक्चुअली वो क्या है? फाइनाइटली काउंटेबल। अगर इस तरह से बोलो तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइटली काउंटेबल। काउंटेबल है बट क्या है? फाइनाइट। दूसरा आता है इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि आप ये तो कर सकते हैं कि आप उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? इनफिनिट। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है नेचुरल नंबर सेट, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर सेट कह सकते हो आप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों सेम ही चीज है। इसके अंदर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर, जो हम डेली लाइफ में जो रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, बट हम जानते हैं कि ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है। दैट मीन्स इसकी साइज क्या है? इन्फिनिटी है। इसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं? इन्फिनिटली मैनी है। बट हम देखते हैं कि ये एक डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट सेट है। अभी डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है वो भी समझा देता हूँ। डिस्क्रीट का मतलब इस कॉन्सेप्ट से है कि किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आप चूज करिए तो उसके बीच में फिर पॉइंट आपको नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 और 2 चूज करता हूँ तो इस सेट n के अंदर 1 और 2 के बीच कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि किन्हीं भी करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस प्रिजर्व रहे। दैट मीन्स कि अगर मैं डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करूं और d ऑफ 1 एंड 2 निकालूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ हम 3 एंड 4 निकालें तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी एक x, x + 1 टाइप का पॉइंट अगर आप चूज करोगे तो 1 आएगा, जहाँ x क्या होगा? इसी के अंदर होगा, n के अंदर। तो ये डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट टाइप का है। दैट मीन्स कि अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब जो हम यूज करते हैं इसी का पार्ट होता है। लेकिन वो है कितना लार्ज? वो इन्फिनिटली लार्ज है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो काउंटेबल तो है, वो सेट काउंटेबल तो है, बट कैसा है? इन्फिनिट है। काउंटेबल सेट्स के दो पार्ट हो गए, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल। इसका क्या मतलब होता है? कोई सेट अनकाउंटेबल है। अभी मैं इसको आपको जनरल सेंस में समझा रहा हूँ, इसका वो नहीं दे रहा हूँ कि इसका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। वैसे तो हम मैपिंग दिखाते हैं कि अगर कोई सेट है ए, अगर हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर पाए ए टू एन पर, तभी हम कहते हैं कि अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा कि जो सेट ए है वो काउंटेबल होगा। अब वो काउंटेबली फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, वो डिपेंड करता है इस सेट के अंदर एलिमेंट्स पर। लेकिन अगर ऐसा कोई बाइजेक्शन ही नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वो अनकाउंटेबल हो जाता है। या फिर और जनरल सेंस में अगर कोई भी सेट ए है वो आर के इक्विवेलेंट है, आर मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि आर खुद अनकाउंटेबल है। तो ये तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि फंक्शन के थ्रू दिखाओ, वो भी एक स्केल ही है। जैसे फिजिक्स में स्केल यूज करते हैं वो भी एक स्केल ही है, बस लैंग्वेज यहाँ स्केल नहीं बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। तो अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि
जिसको आप काउंट ना कर सको। जनरल मीनिंग तो यही होती है। और इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हम 2 पॉइंट चूज़ करते हैं, एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है, तो अनकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जैसे ही आप कोई 2 पॉइंट फिक्स करोगे, उसके अंदर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब आप कभी ये बता ही नहीं सकते हो कि x और y के बीच में टोटल कितने पॉइंट्स हैं। नेचुरल नंबर सेट में आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी ले लो, और अगर मैं 4 को चूज कर लूं और 1 को चूज कर लूं, तो मैं पक्का बता सकता हूं कि 4 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं। टोटल 2 पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश्ड है। दैट मीन्स कि काउंटेबल है, यानी डिस्क्रीट है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, यहाँ इनडिस्क्रीट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी पॉइंट x और y चूज करते हो, उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। एक नंबर मैं लेता हूँ 3 और एक नंबर लेता हूँ 4। अब नेचुरल नंबर सेट में आप देखो 3 और 4 के बीच में 0 पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 है। वही स्केलिंग है। नेचुरल नंबर सेट की स्केलिंग क्या है? +1। कोई भी एक पॉइंट लो, +1 करो, दूसरा पॉइंट, फिर +1 तीसरा पॉइंट, ऐसे मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप रियल नंबर सेट ले लो, कैपिटल R, यानी कि इसके अंदर -इन्फिनिटी टू 0 टू +इन्फिनिटी, बहुत सारे रियल नंबर्स। अभी इन्हीं में से मैंने 2 नंबर चूज किया, 3 एंड 4। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये इनके बीच का डिस्टेंस 1, बट एक्चुअल में इनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस तो 1 ही होता है, क्योंकि हम किसमें पढ़े हैं? नेचुरल नंबर सेट में। लेकिन आप जब और जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा कि 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में इन्फिनिटी। किसमें? रियल वर्ल्ड में, रियल स्पेस में, यानी कि ये रियल लाइन कह सकते हो, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कह सकते हो। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? जैसे कि अब कैसे मैं दिखाऊं कि एक्चुअल में इन्फिनिटली पॉइंट्स हैं। एक तरीका होता है, मैं प्रॉपर वे से पूरा समझा सकता हूं कि एक फंक्शन लेता हूं, उस फंक्शन पर इनपुट डालूंगा, आउटपुट निकलेगा, तो उससे दिखेगा कि ये जो फंक्शन है, इसके इनपुट के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटली बहुत सारे आउटपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको जनरल सेंस में समझा रहा हूँ। कैसे? जैसे मान लो 3 और 4 लिया, तो आपने रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि अगर 3 और 4 दो फिक्स्ड नंबर्स हैं, तो इनके बीच में 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो आप 3.1 की बात कर लो, फिर यहाँ से भी बहुत सारे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 3.11, 3.12, 3.13। दैट मीन्स कि इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आप काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे आप। इन्हीं के बीच में अभी 11, 12, 13 चल रहा है। अभी एक 1 को फिक्स कर दें तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी जाएगा। सेकंड वाला वेरिएबल जो है, और थर्ड वेरिएबल नहीं कहेंगे, डिजिट बोलेंगे। और अगर इस फर्स्ट वाले को मैं 3.2 से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये फिर इन्फिनिटी है। अब देख रहे हो आप, एक नंबर हमने 3 लिया, दूसरा नंबर क्या लिया? 4 लिया। लेकिन जैसे ही आप डेसिमल प्लेस पर जा रहे हो, तो यहाँ पर हर एक प्लेस पर इन्फिनिटीज मिल रही है। अब आपका दिमाग सोच रहा होगा कि जब एक केवल 2 ही नंबर्स के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो अभी तो बहुत सारे नंबर्स हैं। इसके पहले 2 है, इसके बाद 5 है, 6 है, एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए ऐसे टाइप के सेट्स जो होते हैं, उनको अनकाउंटेबल बोला जाता है, जिसको आप काउंट ही ना कर सको। यानी कि किन्हीं 2 फिक्स पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो? इन्फिनिट, जिसको आप मेजर ना कर सको। अब मेजर वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, मेरे मुंह से निकल गया, तो अब मैं मेजर की बात करता हूँ। तो कार्डिनलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक बार समराइज कर देता हूँ। कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर लगता है? सेट्स पर। ऐसे ही इसी कार्डिनलिटी से ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है मेजर। मेजर का, इसको मेजर थ्योरी के कोर्स में पढ़ा जाता है। ये भी वही चीज करता है, ये भी सेट का मेजरमेंट करता है, स्केलिंग करता है, सेट कितना बड़ा है, कितना लार्ज है। लेकिन ये और जनरल हो जाता है कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स जब आप कार्डिनलिटी की बात करते हो, तो आप सिर्फ उन्हीं सेट्स की बात करते हो जो या तो काउंटेबल है या तो अनकाउंटेबल। केवल किसकी बात करते हैं? जो या तो काउंटेबल है और या तो अनकाउंटेबल। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ऐसे सेट का एग्जांपल दो जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, दैट मीन्स कि आप ये नहीं बता सकते कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। फाइनाइट की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फाइनाइट इसी के अंतर्गत आता है। आप ये भी नहीं बता सकते कि उसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्फिनिट है या कुछ इतना बड़ा है कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे। तब वहां पे कॉन्सेप्ट किसका आता है? मेजर थ्योरी का। ऐसे सेट्स
दोज टाइप्स ऑफ सेट्स जिनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट, कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट फेल होने लगे। एक्चुअल में मेजर थ्योरी क्या है, इसी का और जनरलाइजेशन है। दैट मीन्स कि जहां पर कार्डिनलिटी है वहां मेजर की बात तो करी जाएगी, वो तो ऑब्वियस बात है। लेकिन ऐसे सेट्स पर जहां पर कार्डिनलिटी फेल हो जाती है, दैट मीन्स कि आप काउंट ही नहीं कर पाओ कि उसमें काउंटेबल पॉइंट्स हैं कि अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, काउंटेबली इन्फिनिट है कि अनकाउंटेबली इन्फिनिट है, वहां पर मेजर थ्योरी का रोल आता है। दैट मीन्स अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो मेजर वर्ड है ये उन सेट्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है जिनका साइज बहुत ही ज्यादा लार्ज हो। दैट मीन्स कि आप ये बता ही ना पाओ कि वो सेट कितने बड़े हैं। और ये चीज होता कैसे है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जो हम एक्चुअली सेट थ्योरी पढ़ते हैं वो क्या होता है, जर्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी होता है। जर्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी, ये दोनों मैथमेटिशियंस का नाम है। मैं अभी क्लियर नहीं कि दो थे या एक ही थे शायद, बस ऐसे लिखा जाता है। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग में सेट थ्योरी, अब एक नाम और भी आता है जॉर्ज कैंटर का, तो बहुत लोग ये भी जानते हैं कि जो सेट थ्योरी है वो जॉर्ज कैंटर ने बनाई और बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने बनाई। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो जर्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी है। कैंटर ने उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बातों में। कैंटर का इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़ा है, कैंटर सेट पढ़ा है, कैंटर टर्नरी सेट जो आप पढ़ते हैं वो भी उसी का पार्ट है। तो इस सेट थ्योरी में बहुत सारे एक्जियम्स बनाए गए हैं। एक्जियम्स क्या होते हैं, यही सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है पूरी मैथमेटिक्स का। एक्जियम्स वो रूल्स होते हैं, वो लॉज होते हैं मैथमेटिक्स के जो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। मैथमेटिक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट क्यों है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि मैथमेटिक्स ब्यूटीफुल भी है और हार्ड भी है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये अकेला ऐसा लैंग्वेज है यूनिवर्स का जो यूनिवर्सल है। दैट मीन्स कि हर जगह काम करता है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, वहां पर बहुत सी चीजें फेल हो सकती हैं, बट मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं हो सकती। ये ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट है, ऐसा नॉलेज वाला चीज है कि ये देखता ही नहीं है कि यहाँ पर रिलीजन अलग है, कंट्री अलग है, रीजन अलग है। अफ्रीका में पढ़ो आप, रशिया में पढ़ो, अमेरिका में पढ़ो, इंडिया में पढ़ो, नेपाल में पढ़ो, लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। वहाँ रशियन लैंग्वेज होगी, कहीं चाइनीज लैंग्वेज होगी, कहीं पर इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी में आप पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो या अमेरिका में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ो आप, पूरे ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी पढ़ो, बट जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है वो सेम होगी। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज क्या होगा, सेम होगा। सेम इन द सेंस कि उसका प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मीनिंग सेम होगा। लैंग्वेज तो ऑब्वियस बात है अलग में लिखा जाएगा, लेकिन जो काउंटिंग होगी, जो कैलकुलेशन होगा, जो कंटिन्यूटी आप चेक करोगे फंक्शन की, वो सेम ही चीज है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो। तो मैथमेटिक्स क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और इसीलिए दुनिया में कोई नया डिस्कवरी हो, उसके पहले किसकी डिस्कवरी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स। और हिस्ट्री भी यही बताती है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे, कभी न कभी तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जब ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स कि प्री हिस्टोरिक एरा, प्रागैतिहासिक काल हिंदी में बोलते हैं, वहीं से गणित का मतलब स्टार्टिंग हो गया था। वो लोग भी गणित को जानते थे, काउंटिंग करना जानते थे, उनको हाइट का डर रहता था, एक अंदाजा रहता था कि कितनी हाइट है, क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और इसी पर बेस्ड बाकी सारी चीजें बनती हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कहीं पर भी कोई नया चीज एप्लीकेशन, अगर आप नया रिसर्च निकल के आता है तो आपको तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि ये चीज कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से आया है। और इसका एग्जांपल मैं बहुत सारा दे सकता हूँ। आज के समय में आप बहुत पॉपुलर वर्ड सुनते होंगे, एआई, एआई हर जगह इसका बोलबाला चल रहा है। चैट जीपीटी हो गया, गूगल का बार्ड एआई हो गया, या और भी बहुत सारे टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जा रहे हैं। एआई पूरा पूरा जो है कंप्यूटर साइंस प्लस लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा जिसने पढ़ा होगा वो समझ गया होगा। मान लो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप बीएससी में पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा अलजेब्रा का एक ब्रांच होता है जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशंस का। जो कोड लिखे जाते हैं कंप्यूटर्स में, प्रोग्रामिंग में जो कोड लिखे जाते हैं वो यही होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस। आपको एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिया जाए, फिर उन्हीं का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाना, वही चीज क्या होती है, एआई होती है। बट ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकता मैं एआई कैसे हो गया, उसको थोड़ा सा मैं और ओपन कर देता हूँ। उसमें बहुत सारी ब्रांचेस बनती है, जैसे कि मशीन लर्निंग का है, डीप लर्निंग,
या फिर इन दोनों में जो यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एकदम फंडामेंटल पे आ जाता हूँ, एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जगह पर कंट्रोवर्सी भी होती है। कई बार आपने देखा होगा फेसबुक पर केस हो जाता है, वहाँ के सीनेट हाउस में उनका मतलब ट्रायल चलता है कि गलत यूज हो रहा है। वो क्यों होता है? एक्चुअल में फेसबुक पर केस नहीं होता है, वो एल्गोरिदम पर केस होता है। एल्गोरिदम क्या है? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक होता है। आप कंप्यूटर में भले देख रहे हो, बट है वो क्या? एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ही है जो बताता है कि कॉम्बिनेशंस कैसे सेट करना है, कैसे किसी का कॉम्बिनेशन कैप्चर करना है, सीक्वेंस कैसे पकड़ना है। और इसको बहुत जनरली मैं समझा सकता हूँ। जैसे आप अब तो जमाना हो गया रील्स का, बहुत लोग रील्स स्क्रॉल करते करते 6 घंटा 5 घंटा बता देते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की वीडियो देखते हैं, तो जब आप ऐप को क्लोज करके फिर दोबारा ओपन करेंगे, इंटरनेट ऑन करेंगे, उसी तरह का रिकमेंडेशन एक तरफ से आता है। ऐसा पॉसिबल क्यों? वहाँ एआई नहीं है, एआई वाला वर्ड मत यूज करिएगा। वहाँ पर क्या है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ये पकड़ लेता है कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है, पर्टिकुलर गूगल अकाउंट है या पर्टिकुलर कोई भी अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, किसी भी टाइप का फेसबुक अकाउंट है, हर जगह एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये पकड़ लेता है कि इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, किस टाइप की वीडियो से देखना चाहता है, किस पर ज़्यादा टाइम दे रहा है, वो सारी चीज़ें किस पर बेस्ड है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशंस। अभी मैं लीनियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से लोगों ने शायद लीनियर तक ही पढ़ा होगा, बट मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ जाता है वो कॉन्सेप्ट, उसको एफाइन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये सब बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो आप एमएससी या पीएचडी में करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन है मैथमेटिक्स से। पूरी एआई, पूरी डीप लर्निंग, सब कुछ किस पर बेस्ड है? लीनियर अलजेब्रा प्लस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी कोडिंग होती है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल ऑक्टल होता है, या बहुत से टाइप के सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। वो सारे क्या है? मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम्स जो हैं, या फिर कह सकते हो आप जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, उन्हीं से बनाया जाता है। तो सारा चीज़ किससे कंट्रोल हो रहा है? लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, तो ये तो कुछ थोड़ा सा मैं हट गया टॉपिक से। वापस थोड़ा आते हैं मेजर के बारे में। मेजर थ्योरी पर मैं थोड़ा सा बात कर रहा था। मैंने अभी इसके बारे में बताया था कि अगर कोई ऐसा सेट है जिसको आप ये ना बता पाओ कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कितना लार्ज है कितना स्मॉल है, वहां पर मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है। और उसमें मैं बहुत डीप पे नहीं जाता हूँ क्योंकि आपको समझ में भी हो सकता है ना आए, या हो सकता है आ जाए। तो मुझे एक जनरल थ्योरी बताना है। मेजर ये बताता है कि अगर आप वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। तो जो सेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर वो वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में मेजर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। या इसी को हम कहते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट बताता है। टू डायमेंशनल में आप आते हैं, जब टू डायमेंशन में वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया में मेंसुरेशन वाला एरिया नहीं कह रहा, एक्चुअल वो भी एरिया ही है, लेकिन एरिया दैट मीन्स कि यहाँ पर टू डायमेंशन आ गए। जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट स्टडी करोगे, दैट मीन्स सेट ही है। जब मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ तो आपको मैथ में ऑब्जेक्ट क्या समझना है? सेट के बारे में समझना। तो जब टू डायमेंशनल सेट थियरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और कार्डिनलिटी तो रहेगी हर जगह, इसको हटा दो, कार्डिनलिटी तो हर जगह। थ्री डायमेंशनल में ऐसे पढ़ेंगे तो वहाँ वॉल्यूम आ जाता है। फिर अगर और हायर डायमेंशनल में जाते हैं तो उस सबको वॉल्यूम ही वर्ड बोला जाता है। तो मेजर थ्योरी इतनी जनरल थ्योरी है, इतना जनरलाइजेशन है कि ये हर उस सेट पर आप स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट फेल हो रहा हो कि नहीं हो रहा वो आपको पता। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा और एडवांस थ्योरी के बारे में। जैसे कि अभी मैं एक बार समराइज करता हूँ। अभी आपने पढ़ा कि सेट थ्योरी क्या है, कैसे सेट्स होते हैं, उनके अंदर पॉइंट्स कैसे होते हैं, सेट्स पर फंक्शन डिफाइन करते हैं, उनकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, स्मूथनेस, ये सब एनालिसिस में पढ़ते हैं। और उन फंक्शंस को ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि पॉइंट वाइज उसका हम कंपोजिशन लेना है, ये सब अलजेब्रा में पढ़ते हो आप। ठीक है, फिर मेजर थ्योरी की बात आई। मेजर थ्योरी ये बताता है कि कोई सेट है, उसका मेजरमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, कितना लार्ज है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वो तो उसका एक पर्टिकुलर केस है, बट वो कितना लार्ज है,
ऐसा भी सेट है कि जिसको आप मेजर ना कर सकते हो, विटालिस थ्योरम। विटाली मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने बताया था कि कोई भी सेट है, कोई भी मेजरेबल सेट है, मेजरेबल का मतलब जिसको मेजर कर सको कि वो कितना लार्ज है, दैट मीन्स वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है या कैसा है, उससे उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उससे हम एक ऐसा सेट बना सकते हैं जो क्या हो, नॉन मेजरेबल। मतलब ऐसे भी सेट होते हैं जिनको आप मेजर ही ना कर सको, आप ये बता ही ना सको कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, या फिर इसका लेंथ कितना है, एरिया वॉल्यूम कितना है, कुछ भी नहीं बता सकते आप। इसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर सकते, आप लिखकर नहीं बता सकते कि वो होता कैसा है, बट होता जरूर है। उसको बोलते हैं नॉन मेजरेबल सेट। तो ये नॉन मेजरेबल का कॉन्सेप्ट है, विटालिस थ्योरम बताता है। सेट थ्योरी बहुत ही पार्टिकुलर केस था जिसमें सिर्फ काउंटेबिलिटी की बात की जाती है, सॉरी कार्डिनलिटी की बात की जाती है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल कैसा है। मेजर थ्योरी थोड़ा सा उससे और जनरल केस है, ऐसे सेट्स के बारे में भी स्टडी करता है जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं। इसमें दोनों आता है, ऐसे सेट की भी स्टडी की जाती है जो सेट थ्योरी में पढ़े जाते हैं, और ऐसे भी जो सेट थ्योरी के कुछ बाहर हो जाते हैं, दैट मीन्स कि उसका मेजर थ्योरी, फिर मेजर लिया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। फिर दूसरी थ्योरी आती है कैटेगरी थ्योरी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स के एकदम अपर लेवल पे आ गया, क्योंकि कैटेगरी थ्योरी जनरली एमएससी में भी नहीं पढ़ाया जाता। कैटेगरी थ्योरी एक ऐसा टूल है जो एमएससी के बाद पीएचडी कोई करता है तो उसमें काम आता है। तो सेट जनरली आप किसको पढ़ते हो, सेट थ्योरी पढ़ते हो। आप शायद 10th या 11th ले लो, 11th क्लास में आप जब एंट्री करते हो तो वहाँ पर आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन। और फिर जब मेजर थ्योरी आप पढ़ते हो तो ये आ जाता है एमएससी में। फिर कैटेगरी थ्योरी किसमें आता है, जब एमएससी से और अपर लेवल में आते हो। थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूँ बता कि कैटेगरीज क्या होती है। कैटेगरीज ऐसे कलेक्शंस होते हैं जिनको आप सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सेट जब आप कहते हो तो वहाँ पर आपको कार्डिनलिटी डिफाइन करना होगा, दैट मीन्स कार्डिनलिटी होता है। लेकिन जब कैटेगरी की बात करते हैं तो कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आप कैटेगरी के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो आप बता ही नहीं सकते हो, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी स्टडी किसमें करते हैं, कैटेगरी थ्योरी। तो ये छोटा सा एक लेक्चर है जो इन सब चीज़ों पे मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊँ स्पेशलाइज करके कि इन तीनों में कैसे म्यूचुअल रिलेशन कैसा है, ठीक है।